हेलो एवरीवन। भारत के ऐतिहासिक घटनाक्रम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। भारत के ऐतिहासिक घटनाक्रम की शुरुआत होती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसका समय काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद समय आता है वैदिक काल का, जिसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है बुद्ध का काल, 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व का। इसके बाद फिर महावीर का काल है 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व का। यहाँ पर इससे यह बात भी याद रखिएगा कि महावीर और बुद्ध जो थे ये एक दूसरे के समय काल में ही थे, यानी कि समकालीन थे। आगे उसके बाद फिर आ जाता है शासकों के संदर्भ में। तो भारत में सबसे पहले मगध का जो ताकतवर शासक थे, जिनका नाम बिंबिसार था, बिंबिसार का शासनकाल या हर्यक वंश का काल है। इसकी शुरुआत होती है 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण यह हुआ था 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक बना था 322 ईसा पूर्व में। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर के सेनापति रह चुके सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, और यह युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। इसी युद्ध के पश्चात सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा देता है, और साथ में अपनी पुत्री हेलेना के साथ विवाह करवाने के पश्चात उसे अफगानिस्तान तक का जो इलाका है, जिसे अराकोसिया और दूसरे अन्य कई नामों से जाना जाता था, वो सभी क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप प्रदान करता है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसे हाथी प्रदान करता है, क्योंकि सेल्यूकस हाथी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट उसके बाद का समय काल आता है मेगास्थनीज का, जो कि मौर्य दरबार में भी रहा था। इसका काल था 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है अशोक का शासनकाल, या अशोक शासक कब बनता है। तो अशोक शासक बनता है 269 ईसा पूर्व में। उसके बाद फिर आता है समय अशोक की कलिंग विजय का। तो अशोक ने कलिंग पर जीत हासिल की थी 261 ईसा पूर्व में। आई रिपीट अगेन, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी। तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद फिर मौर्य वंश का पतन हो जाता है 185 ईसा पूर्व में, जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की नींव रखते हैं। आगे चलकर फिर समय आता है 183 ईसा पूर्व का, जब भारत पर हिंद यवन आक्रमण शुरू होते हैं। फिर आगे चलकर विक्रम संवत की शुरुआत होती है, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, और यह समय काल था 57 ईसा पूर्व। उसके बाद फिर मॉनसून की खोज की जाती है हिप्पालस द्वारा। तो यह कब हुई थी, 45 ईस्वी में। उसके बाद फिर शक संवत प्रारंभ होता है। शक संवत कब शुरू होता है, तो 78 ईस्वी में। और ये दोनों जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि शक संवत और विक्रम संवत ये दोनों हमें अक्सर कैलेंडर में मिलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के संदर्भ में भी जानकारियाँ जो हैं ये हम देखते हैं। आगे उसके बाद फिर आता है संस्कृत का पहला अभिलेख, जिसे जूनागढ़ अभिलेख के बारे में भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय काल है 150 ईस्वी। उसके बाद फिर गुप्त संवत का आरंभ होता है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण के समय 319 ईस्वी। तो गुप्त संवत का आरंभ कब से होता है, 319 ईस्वी में। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब बताया गया है, 350 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अंग्रेज इतिहासकारों का एक यहाँ पे आप अद्भुत खेल देखिए। इस समुद्रगुप्त नेपोलियन से सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पहले हुए। कम से कम भी काउंट किया जाए तो वह लगभग 1500 साल पहले थे। लेकिन इसके बावजूद जब तुलना की बात आती है तो नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से करने के बदले में वो या पश्चिमी इतिहासकार जो हैं वो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न चिन्ह भी लगा देता है। आगे उसके बाद फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल और फाहियान का भारत में आगमन। तो यह घटना हुई थी, इसका काल था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक।
उसके बाद फिर कुमारगुप्त शासक बनते हैं। कुमारगुप्त का शासनकाल और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, इसका दौर जो है यह है आपका 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। इसके बाद का समय आता है स्कंदगुप्त का शासनकाल और हुनों का प्रथम आक्रमण जब भारत पर पहली बार होता है, और यह था 455 से लेकर 467 ईस्वी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख, जिससे हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, और यह समय है आपका 510 ईस्वी। तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे उसके बाद है कि हमें हर्ष के काल में ह्वेन-सांग के भारत आगमन के बारे में जानकारियाँ कब मिलती है। तो हर्ष के काल में हमें ह्वेन-सांग के भारत आगमन के बारे में जानकारी मिलती है 630 ईस्वी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की जानकारी कब मिलती है, 632 ईस्वी में। उसके बाद फिर सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया रहता है राजा दाहिर के खिलाफ। आगे फिर उसके बाद आता है अल मसूदी का भारत आगमन। तो अल मसूदी भारत कब आता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 915 ईस्वी से 916 ईस्वी का समय काल है यह। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका महमूद गजनी के बारे में, कि महमूद गजनी का भारत पर 17 बार आक्रमण होता है। अल बरूनी का इसी समय भारत पर आगमन भी होता है, और यह समय काल था 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक का समय। तो 1001 से लेकर 1026 ईस्वी के समय काल में महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर को भी लूटता है, और उसी के साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी आता है या इतिहासकार आता है जिसका नाम रहता है अल बरूनी। आगे इसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाता है अल बरूनी का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका 632 ईस्वी में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका 712 सिंध पर अरबों का आक्रमण। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 1015 से 1044 ईस्वी का शासनकाल, जिसमें चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल आता है। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, 1015 से 1044 ईस्वी तक। उसके बाद फिर आ जाता है गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित किया जाता है। और गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित कब किया जाता है, 1178 ईस्वी में। आगे उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा हो मीन्स मोहम्मद गोरी को हरा दिया जाता है, और यह कब होता है, 1191 ईस्वी में। और उसके बाद फिर 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध है, और इस समय पृथ्वीराज चौहान जो रहता है उस पर मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। आगे उसके बाद है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में गोरी द्वारा गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया जाता है। ये वही जयचंद था जिसकी पुत्री संयोगिता का हरण कर पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। आगे चलकर इसके बाद मोहम्मद गोरी का ही एक सेनापति रहता है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी। इसने 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी क्षति मानी जाती है। तो 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा किसे नष्ट किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। आगे फिर बोला गया 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, 1206 ईस्वी में। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, और साथ ही साथ वह शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए चहलगानी की स्थापना भी करता है, जिसे चालीसा भी कहा जाता था। आगे चलकर यही संस्था बहुत शक्तिशाली हो जाती है और अपनी मर्जी से शासकों को चुनने लगती है। रजिया को हटाने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे चलकर फिर उसके बाद हिस्सा आता है 1236 ईस्वी में, जब रजिया सुल्तान शासिका बनती है। और फिर उसके बाद 1241 ईस्वी में बहराम शाह के समय में प्रथम मंगोल आक्रमण होता है। तो सवाल आता है कि प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था, तो याद रखिएगा बहराम शाह के समय में। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट हिस्सा हमारा आता है 1326 से 1327 ईस्वी का समय, जब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा राजधानी परिवर्तन की घटना जो होती है वो कब होती है, तो राजधानी परिवर्तन की घटना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की जाती है 1326 ईस्वी में।
उसके बाद फिर आता है हिस्सा 1333 ईस्वी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का भारत आगमन होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हिस्सा आता है 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना होती है। आगे फिर उसके बाद बताया गया 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। 1347 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? तो बहमनी राज्य की। नेक्स्ट उसके बाद आता है 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर का आक्रमण होता है। तो याद रखिएगा तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है 1498 ईस्वी का समयकाल, जब वास्को डिगामा का भारत आगमन होता है। भारत आगमन यानी कि समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। तो वास्को डिगामा कब आता है भारत? 1498 ईस्वी में। उसके बाद फिर 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी द्वारा राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी जाती है। तो वह कौन सा शासक था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? याद रखिएगा सिकंदर लोधी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया जाता है। तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने कब किया था? याद रखिएगा 1510 ईस्वी में। आगे चलकर फिर 1509 से 1529 ईस्वी के बीच कृष्णदेव राय का शासनकाल था। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था? याद रखिएगा 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय का शासनकाल था। पानीपत की लड़ाई के बारे में बात है पॉइंट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद 1526 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था या पराजित किया था। उसके बाद फिर बाबर युद्ध करता है राणा सांगा के साथ, और इस युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित किया गया था। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि यह अपने अपने जीवन में इसने 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उन सभी लड़ाइयों में इसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख तक खत्म हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटता था। अंततः कहा जाता है कि बाबर द्वारा पराजित होने के बाद भी जब राणा सांगा हार नहीं मानता है और पुनः युद्ध करने के लिए अपनी शक्ति और अपने सेना नायकों को बोलता है कि हमला करने की तैयारी करो, तो उसके ही अपने जो सेनापति रहते हैं वो सभी मिलकर इसे विष दे देते हैं, क्योंकि युद्ध करने के लिए कोई बचा हुआ ही नहीं रहता है। आगे इसके बाद फिर नेक्स्ट बताया गया है 1533 ईस्वी में। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण कराया था। तो हुमायूं ने दिल्ली में किस नगर का निर्माण कराया था? हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण कराया था। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट है 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेरशाह द्वारा हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 1555 ईस्वी। इसमें 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। इस युद्ध में बैरम खान द्वारा सिकंदर सूर को पराजित किया जाता है, और हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठता है। तो याद रखिएगा हुमायूं दिल्ली के तख्त पर कब बैठा था दोबारा? तो याद रखिएगा कि यह होता है 1555 ईस्वी में। आगे फिर बताया गया है 1556 ईस्वी में अकबर शासक बनता है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में युद्ध में हेमू पराजित हो जाता है, और अकबर जो है वो शासक बनने के साथ ही साथ अपने पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त करके बढ़ाने लगते हैं। आगे उसके बाद फिर आता है 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी में क्या होता है? तो 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच ताली कोटा का युद्ध होता है। तो विजयनगर और बहमनी के बीच जो युद्ध हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ताली कोटा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, पानीपत की लड़ाई जो ये दूसरी लड़ाई होगी, यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ जाएगा आपका। तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो आगे चलकर होती है। नेक्स्ट उसके बाद फिर होता है 1567 ईस्वी। 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। तो अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब की जाती है? 1567 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में इबादत खाना की अकबर स्थापना करता है।
तो इबादत खाना की स्थापना अकबर कब करता है? 1575 ईस्वी में। उसके बाद फिर है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में, जिसमें अकबर के सेनापति मानसिंह जो थे उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। आगे फिर बताया जाता है अकबर मीन्स मुगल और राणा महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध होता है हल्दी घाटी का। आगे बोला जा रहा है 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की जाती है। उसके बाद फिर 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की जाती है। तो दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी? 1582 ईस्वी में। आगे फिर बताया गया 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताया गया है 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस का जहांगीर के दरबार में आगमन होता है। तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले अंग्रेज जो पहुंचते वो कौन थे? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, जो जहांगीर के दरबार में पहुंचते और फारसी में बात करते हैं। उसके बाद फिर आगे चलकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जो रहते हैं उनका आगमन होता है। तो सर टॉमस रो का आगमन किसके दरबार में होता है? तो याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में। कब होता है? सन 1615 ईस्वी में। उसके बाद फिर आगे बताया गया 1627 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म होता है। तो शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा सिवनेर के किले में। आगे उसके बाद है 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जयसिंह राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि होती है। तो पुरंदर की संधि कब होती है? याद रखिएगा 1665 ईस्वी में। आगे बताया गया 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना की जाती है। यहाँ पे यह क्वेश्चन याद रखिएगा 1674 में दो घटनाएं कौन कौन सी है? पहला शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और दूसरा फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जो रहता है वो बहुत ही कम समय में चरमरा जाता है पूरी तरह से और नष्ट भी हो जाता है। 1717 ईस्वी में क्या होता है? तो 1717 ईस्वी में जो मुगल साम्राज्य के पतन या यूँ कहा जाए कि कमजोरी जो होती है वो उभरने लगती है, तो उसी में एक घटना घटती है। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र व्यापार का फरमान दिया जाता है। तो 1717 में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र व्यापार का फरमान प्रदान किया गया था। आगे बताया जा रहा है 1724 ईस्वी में चिनकिलिज खां निजामुल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो 1724 ईस्वी में क्या हुआ था? तो चिनकिलिज खां हो गए, निजामुल मुल्क है, इन सभी ने दक्कन में स्वतंत्र मतलब चिनकिलिज खां जो है, निजामुल मुल्क भी कहते थे इन्हें, इन्होंने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध होता है और दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो ये दो घटनाएं थी। पहला 1739 में क्या होता है? करनाल का युद्ध, और दूसरा हो जाता है दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आता है 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 ईस्वी में। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट हिस्सा, इसमें होता है 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और बक्सर का युद्ध जो होता है वो मीन्स मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम की संयुक्त सेना का अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स जो रहते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं। और उसके बाद 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। आगे फिर बताया जा रहा है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। उसके बाद फिर 1793 ईस्वी में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है।
आगे फिर बताया गया है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, याद रखिएगा 1799 ईस्वी में, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए। उसके बाद फिर आता है समय आधुनिक भारत का, जब अंग्रेजों का जो नियंत्रण रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो उस समय बोला जा रहा है 1806 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद 1809 ईस्वी में अंग्रेजों एवं रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है, जिसके तहत दोनों अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी ताकत के बारे में मालूम रहता है और नुकसान कोई नहीं उठाना चाहता था। आगे है 1816 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी और गोरखा के बीच संगौली की संधि होती है। तो अंग्रेज कंपनी और गोरखाओं के बीच संगौली की संधि कब होती है, 1816 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह होता है। तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब होता है, याद रखिएगा 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो जाता है। और फिर उसके बाद 1833 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल जो रहता है वह भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है या डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण प्रारंभ होता है, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। याद रखिएगा यह सड़क जो है यह मतलब इसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने भी करवाई थी, और उससे पहले भी यह मौर्य काल से ही प्रयोग में आ रही थी। तो यह मौर्यकालीन सड़क भी इसे कई बार कहा जाता है। मौर्यकालीन मतलब प्राचीन भारतीय सड़क जो अलग अलग फेजेस में बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट उसके बाद है 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। कब, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद है 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का प्रारंभ होता है। और फिर उसके बाद 1854 ईस्वी में शिक्षा का वुड्स डिस्पैच लागू किया जाता है। तो 1854 ईस्वी में क्या होता है, शिक्षा का वुड्स डिस्पैच आता है। उसके बाद 1857 ईस्वी में बताया गया है अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध विद्रोह बम्बई, मद्रास व कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय होती है। 1857 में क्या क्या होता है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो जाता है, एक ये घटना है जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसी समय इसी वर्ष में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है, जिसे बीएमसी भी कह सकते हैं। बम्बई, बी फॉर बॉम्बे, एम फॉर मद्रास और सी फॉर कोलकाता। नेक्स्ट इसके बाद बताया गया 1860 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत होती है। 1860 ईस्वी में 1865 ईस्वी में भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफिक सेवा प्रारंभ होती है। याद रखिएगा 1865 ईस्वी में भारत व यूरोप के बीच पहली क्या होती है, समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट बताया गया 1872 ईस्वी में जनगणना का प्रारंभ होता है। तो जनगणना की शुरुआत कब होती है, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद बोला गया है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद है 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, इंडियन एसोसिएशन की। नेक्स्ट उसके बाद है 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, मतलब एक मिनी शहर ही बसा दिया जाता है खास तौर पर दिल्ली दरबार के आयोजन के लिए। और फिर उसके बाद 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया जाता है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू होता है, 1878 ईस्वी में। उसके बाद 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इल्बर्ट बिल विवाद कब होता है, 1883 ईस्वी में। उसके बाद है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान द्वारा संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की जाती है। तो संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा कब की जाती है, 1888 ईस्वी में। उसके बाद फिर बोला गया है 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का शिकागो विश्व धर्म संसद में भाषण होता है। और फिर उसके बाद 1896 में कांग्रेस द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद फिर बोला गया 1902 ईस्वी में रैले कमीशन की नियुक्ति की जाती है। तो रैले कमीशन की नियुक्ति कब होती है, 1902 ईस्वी में। फिर उसके बाद होता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। इसके पीछे का तर्क ये रहता है कि
एकीकृत बंगाल जो है वह मजबूत शक्ति है, तो उसे तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से आने वाली समस्याओं का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, जिससे कि राष्ट्रीय भावना जो रहे वो बंगाल में अत्यधिक कमजोर हो जाए, क्योंकि बंगाल ही मुख्य केंद्र बिंदु था इन सारी गतिविधियों का। उसके बाद फिर आता है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और फिर 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा जो हैं स्टुटगार्ड यानी कि जर्मनी में भारतीय ध्वज को फहराती हैं। और इसके साथ ही साथ सूरत में कांग्रेस जो रहता है उसका विभाजन भी होता है 1907 में ही। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का भी मुद्दा उठता है। फिर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और 1912 में यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली स्थानांतरित होगी। उसके बाद 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है, जिसमें लगभग 34 देश शामिल होते हैं। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। उसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना होती है, कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है, और 1917 ईस्वी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी शुरू होता है 1917 ईस्वी में। आगे फिर बताया गया 1919 ईस्वी में रॉल्ट एक्ट अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके खिलाफ पूरे भारत में खासतौर पे विद्रोह होता है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी समय आता है, और इसी समय जलियांवाला बाग नरसंहार भी होता है। जनरल डायर के द्वारा यह किया जाता है, जिसे आगे चलकर सरदार उधम सिंह गोली मार देते हैं एक समय अंतराल के बाद। आगे फिर बताया गया है 1920 ईस्वी में खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड होता है और असहयोग आंदोलन की वापसी हो जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हिस्सा होता है 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना होती है, और गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो 1924 ईस्वी में क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना होती है, और साथ ही साथ गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1925 ईस्वी में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना होती है, और साथ ही साथ रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक भी कर दिया जाता है। तो रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक कब किया जाता है, 1925 ईस्वी में। आगे फिर बोला गया 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, 1927 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना होती है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है, 1928 ईस्वी में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हो जाती है 1928 ईस्वी में। आगे फिर है 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं यह केंद्रीय सभा में बम फेंक देते हैं, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो होता है यह भी होता है 1929 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ होती है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ भी होता है। नेक्स्ट उसके बाद 1931 ईस्वी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, और भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है 1931 ईस्वी में। उसके बाद फिर अनदर हिस्सा जो है वो है आपका 1932 ईस्वी में, जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, और कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी इसी समय कर दी जाती है, और साथ ही साथ गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता भी इसी समय होता है। नेक्स्ट इसके बाद बताया गया है 1933 ईस्वी, जब गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया था, 1933 ईस्वी में। आगे उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1934 ईस्वी, जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन करती है। तो समाजवादी पार्टी का गठन कब होता है, कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस मतलब कांग्रेस के द्वारा नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब होता है, तो 1934 ईस्वी में। आगे फिर बताया गया है भारत सरकार अधिनियम पारित होता है 1935 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1935 ईस्वी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो प्रांतीय चुनाव और संघीय न्यायालय की स्थापना ये कब होता है, 1937 ईस्वी में। उसके बाद फिर है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद 1938 ईस्वी में। आगे चलकर फिर द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है 1939 ईस्वी में, और इसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में ही।
आगे फिर बोला जा रहा है 1940 ईस्वी में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 ईस्वी में। तो गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट बताया गया है 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का नज़रबंदी से पलायन हो जाता है और अफगानिस्तान होते हुए फिर वो वहाँ से रसिया पहुँचते हैं, फिर वहाँ से जर्मनी होते हुए फिर जापान। तो सुभाष चंद्र बोस का नज़रबंदी से पलायन कब होता है? 1941 में। आगे फिर बोला जा रहा है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट उसके बाद 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता। आगे फिर बोला जा रहा है 1945 ईस्वी में वेवेल प्लान आता है और साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा भी चलाया जाता है। और फिर उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डिक्लेयर किया जाता है और संविधान सभा की पहली बैठक, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, ये सभी घटनाएं 1946 में ही होती हैं। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, संविधान सभा की पहली बैठक और रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, ये सभी घटनाएं होती हैं 1946 ईस्वी में। आगे फिर बोला गया 1947 ईस्वी में भारत द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का निर्णय किया जाता है और फिर भारत एवं पाकिस्तान की स्वतंत्रता के साथ ही साथ विभाजन भी लागू कर दिया जाता है, या विभाजन का जो विभत्स रूप है वह भी हमें देखना पड़ता है। तो 1947 में क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का निर्णय और साथ ही साथ भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन। उसके बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, गांधी जी की हत्या हो जाती है। भारत का एक अत्यंत काला अध्याय से कहा जा सकता है, क्योंकि भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर उसके बाद 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू होता है। उसके बाद फिर 1951 ईस्वी में भारत के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए जाते हैं और फिर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। उसके बाद 1954 ईस्वी में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। एंड देन फिर 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध होता है, दमन एवं दीव तथा गोवा भारत में शामिल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है 1964 ईस्वी में। और इस तरह से भारत का जो भारतीय इतिहास का क्रोनोलॉजी का जो हिस्सा रहता है उसका एंड होता है। और फिर उसके बाद जो हिस्सा आता है वो आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो यहाँ तक का जो क्रोनोलॉजी है वो एंशियंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक की क्रोनोलॉजी है जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट इसके बाद आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।